ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो यहाँ पे इंडिया का साइज एंड लोकेशन की बात की जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे को बताओ कि सबको ऑडियो क्लियर है और स्क्रीन पे सब एवरीवन इज कैपेबल टू सी व्हाट वी हैव शेयर्ड। जो हम लोगों ने शेयर किया वो सबको दिख रहा है। चलो ओके, वेरी गुड। तो देखो ये स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को बात करना है, ध्यान देना। भारत हमारा जो देश है इसका साइज, ओ मैन दिख रहा है तो क्या दिक्कत है, तेरे को स्क्रीन दिखना, मेरी आवाज को सुनना। ये देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भारत की बात करोगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें। इसमें जो टॉपिक है देखो एनसीईआरटी बुक, ज्यादा हम लोग इधर उधर नहीं एंट्री करेंगे। हम लोग डायरेक्ट जो बुक्स पे जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को डील करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस जियोग्राफी की बात करोगे तो ये आपके एग्जाम के पर्पस मतलब 10 से इसको ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो बुक्स में है उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट करके अपने एग्जाम के तरफ फोकस करके। हमारा मेन जो था सिविक्स पे आप जब जाओगे तब जाकर फोकस हम लोग ज्यादा करते हैं। तो भारत के अगर सिविलाइजेशन की बात करो तो ये दुनिया का सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन है। आपको ये भी पता है कि इंडिया इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स ग्रेट कल्चर, ट्रेडिशन एंड सिविलाइजेशन। भारत पूरे वर्ल्ड में अपने ग्रेट कल्चर, ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन के बारे में ही जाना जाता है, ठीक है, आपको ये पता है। तो इसमें देखो स्टूडेंट क्या है कि हमारे देश की बात करो तो यहाँ पे मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। मतलब हमारा यहाँ मल्टी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर जगह पे डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी की बात कर लोगे तो डाइवर्सिटी आपके यहाँ क्लाइमेटिक पॉइंट्स पे, डाइवर्सिटी आपके यहाँ सोशलिज्म समाजवाद पे भी देखा जाए तो सपोज करके आपके सोसाइटी में अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सॉइल बात कर लो, बोलचाल की बात कर लो, रिलीजन की बात कर लो, हर जगह पे डाइवर्सिटी है। लेकिन सारे डाइवर्सिटी के बावजूद भी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं हैं। जिसमें सपोज करो कि आपके देश में देख लो 22 तुम्हारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज बोले जाते हैं, कहीं पे कोई, कहीं पे कोई, कहीं पे कुछ लैंग्वेज बोले जाते हैं। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी की बात की जा रही है। लेकिन इतने ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारा देश एक रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखा रहा है हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात कर लो, इंडस्ट्री की बात करो, टेक्नोलॉजी या फिर दूसरे किसी भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर लो। ये बुक के अनुसार, ये केवल बुक के अनुसार सारा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। पर जमीनी स्तर पे अगर अभी आज के डेट में अगर आइएगा तो अभी आप देख रहे हो कि आपके देश का जीडीपी -23 के नीचे जा चुका है। खैर बुक जो लिखा उसको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। भारत की बात करो कि वर्ल्ड के इतिहास में भी भारत ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करा है। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें बात करेंगे, ध्यान देना। तो हम बात कर ले, देखो यहाँ पे भारत के बाउंड्री को पहले अगर डिस्क्राइब अगर हम लोग कर लें तो देख लेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब तुम जानते हो कि पृथ्वी को जो आधा आधा 50-50% भाग में जो बांटा जाता है उसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब ऊपरी एरिया देखो, यहाँ पे ऊपरी जो यहाँ पे देख लो आप, ये जो सेक्टर है, ये जो पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ये जो दिखाया जा रहा है, इसके ये जो बंटवारा हुआ है हेमिस्फीयर का मतलब 50-50% पार्ट। ऊपर का एरिया नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का पॉइंट क्या है यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान देना कि भारत की बात करोगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा देश मौजूद है, लगभग 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मतलब इसका ये जो लैंड एरियाज है वो एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ इसके लॉन्गिट्यूड की बात करो तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, मतलब इसका जो है मतलब ये लेंथ और विड्थ की बात की जा रही है। दूसरी तरफ जाओगे तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करो तो यहाँ पे तुमने देखा है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये जो है आपके देश को दो भागों में बराबर बराबर करके पे डिवाइड कर देता है। ध्यान देना यहाँ पे हमारे देश को दो भागों में कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डिवाइड करता है। फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट या फिर हमारे यहाँ मेन लैंड की बात करोगे तो वहां पे आपका अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, आपने देखा कि आपके देश में ये आइलैंड मौजूद है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। मैं आपको बता दूं कि देखो ये पहले के टाइम में आइलैंड का यूज जो यूरोपियन गवर्नमेंट जो आपके देश में थी वो काला पानी की सजा के रूप में इसको यूज करते थे। मतलब कि आपके देश के जो भी रिवोल्यूशनरीज थे उन लोग को वहां पे भेजा जाता था कहीं के लिए कि भाई चलो ये एकांत मतलब ये सेपरेट प्लेस है, यहाँ पे जो भी बंदे जाएंगे वो खुद भूखे मर जाएंगे। लेकिन लोगों की संख्या बढ़ती चली गई जिसकी वजह से धीरे धीरे वहां पे आपने क्या देखा, एक एरिया ही बस गया। फिर यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक डू यू नो के पॉइंट्स में देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। देखो अगर पेंसिल है तो वहां पे टिक आउट करते रहो, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वहां पे टिक आउट करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लोकेशन में हम देख लें, यहाँ पे लोकेशन में तो यहाँ पे देख लो कि द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन, मतलब यहाँ से आप टिक
टिक आउट करिए और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यहाँ तक फुल स्टॉप कर लो, मतलब ये आपके देश का लोकेशन बताया जा रहा है। फिर अगला लाइनिंग आप कर लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है वो आपके देश को दो भागों में बांट देता है, तो इसको भी लाइनिंग कर लो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपके देश को बांटता है। प्लस आगे आप देखोगे साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट की बात करोगे तो वहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में आपके मौजूद है, प्लस अरबियन सी में भी है, ठीक है। प्लस नीचे देखो यहाँ पे एक पॉइंट डू यू नो में दिया कि द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। हमारे देश का जो साउदर्न पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर 2004 में ये सुनामी जो आया था उसके बाद ये वहीं पे सबमर्ज हो गया, पानी के अंदर ये चला गया। अब इंडिया के लोकेशन शेप एंड साइज की बात देखो, पेंसिल से टिक आउट करते रहना, बुक सामने रखना। इसमें देखो पॉइंट किया हुआ है कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया, मतलब हमारे देश के लैंड मास की बात करें तो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हमारा भारत देश फैला हुआ है, जिसमें आप देखोगे कि इंडिया टोटल एरिया भारत का लगभग 2.4%, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो एरिया उसका 2.4% हमारे देश का एरिया जो है उतना अवेलेबल है, मतलब उतना देश एरिया में हमारा देश फैला हुआ है। इंदिरा पॉइंट में तुम रहेगा, जब बोला जा रहा है कि पानी के नीचे सबमर्ज होगा तो उसके पानी के अंदर कहाँ पे जाएगा तुम। अब देखो बोलता है कि अब देखो यहाँ पे भारत की बात करोगे तो एरिया के दृष्टिकोण से आपने देखा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, एंड पॉपुलेशन की बात कीजिएगा तो उसकी बात तो ह्यूमन कहाँ नहीं रहता ये बोलो तुम पोलर जो टुंड्रा एरियाज है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वहां पे भी लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड देखा है ना, ग्रीनलैंड वहां पे गर्मी के टाइम में भी माइनस के नीचे टेम्परेचर, वहां पे भी लोग रहते हैं, रहने वाले लोग कहाँ नहीं रहेंगे। बट अब देखो यहाँ पे भारत से 7वां इंडिया की बात करोगे तो लैंड बाउंड्री की बात करोगे 15,200 किलोमीटर का टोटल एरिया जो है वो फैला है, इसकी लेंथ है, जिसमें कोस्टल लाइन की बात करोगे और अंडमान निकोबार ये भी मौजूद है, और लक्षद्वीप की बात करोगे, इन सबको मिला के 7516.6 किलोमीटर तक का एरिया आपके यहाँ मौजूद है। भारत के और भी पॉइंट्स की बात करोगे तो यहाँ पे योंग फोल्ड माउंटेन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में है। फिर यहाँ पे आप जाओगे साउथ में जाइएगा तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की भी बात कर लोगे। यहाँ पे आप बात करोगे कि हमारा देश जो है वो इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है। प्लस यहाँ पे आप और आगे पॉइंट पढ़िएगा तो 2 ठो सी हैं, अरबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है हमारे देश के, ठीक है। वेस्ट साइड में तुम्हारा क्या है, वेस्ट में अरबियन सी, और तुम्हारे ईस्ट साइड में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। प्लस और भी आगे पॉइंट पे जाइएगा, ये सब टिक आउट करते रहो, पेंसिल से टिक लगाते रहिए। हमारे यहाँ का लैटिट्यूडनल मतलब हमारे देश के पॉइंट्स की बात करो, एक्सटेंड मेनलैंड कहाँ तक फैला है तो 30 डिग्री नॉर्थ तक। प्लस यहाँ पे आइए आप थोड़ा और नीचे जाओ तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बाद, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 2 घंटे का टाइम लैग है, मतलब 2 घंटा पहले गुजरात मतलब एक जगह मतलब 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्यों, बिकॉज आप देखो कि हमारे देश का जो मेरिडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो कहाँ पे, मिर्जापुर में जो आपका मिर्जापुर जो जगह है उस जगह का जो टाइमिंग है उसको स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री के लिए लिया गया है, जो कि यूपी में मौजूद है, ठीक है। इसको भी टिक आउट कर लेना। इसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट्स है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करोगे तो इसके वजह से ही तुम्हारे दिन और रात होते हैं। दिन रात के लिए आपने देखा है ना कि पृथ्वी का जो 2 तरह का मूवमेंट होता है जिसको रोटेशन एंड रिवोल्यूशन कहते हैं। जिसमें रोटेशन की बात करोगे तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पे व्हेन द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस देन इट कॉजेस का डे एंड नाइट, इससे दिन रात होता है और टोटल 24 आवर्स लेता है इसको कंप्लीट करने में। दूसरा आप देखोगे क्या चीज कि अगर रिवोल्यूशन की बात करो तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेस क्या चीज, चेंजिंग ऑफ वेदर, जो सीजन्स बदलते हैं वो आपके रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। ये सब पॉइंट आपने जाना है। और उसमें भी आपने देखा क्या इसके लीप ईयर एक तुम्हारा पॉइंट होता है। लीप ईयर के बारे में कौन कौन जानता है, एनीबॉडी हु नोज अबाउट लीप ईयर? लीप ईयर को जानता है एनीबॉडी? बोलो यस नो, जल्दी बोलो। यस नो। और अनुष्का यस, उसके बाद सेकंड और कोई एनीबॉडी? अनुष्को
अंशु, लीप ईयर के बारे में पता है यस नो? अगमय, फराज, ओके, तो लीप ईयर के बारे में पता है आपको, चलो ठीक है। ओके चलो ठीक है, तो लीप ईयर आपने देखा है कि 4 साल में एक बार आपका पॉइंट होता है। प्लस यहाँ देखो कुछ और पॉइंट है कि इंडियन लैंड मास की बात करोगे तो यहाँ पे इंडियन लैंड मास की बात करोगे तो यहाँ की बात कर लोगे तो अब देखो क्या इसकी ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन की बात करोगे, हमारे देश का जो सेंट्रल लोकेशन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न एशिया के बीच में हम लोग हैं, ठीक है। और ये हमारे देश के पॉइंट्स की बात करोगे तो लगभग साउथ डायरेक्शन में एशियन कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए द बेस्ट है, क्यों? बिकॉज यहाँ से हमारे देश का इंडियन ओशियन भी बगल में है, अलग अलग तरह के ओशियंस हैं। पेनिनसुलर एरिया, पेनिनसुलर एरियाज का मतलब वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा उसको पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। तो कहने का मतलब इंडियन ओशियन की वजह से हमारा देश जो अफ्रीका एंड यूरोप की तरफ आसानी से अपना ट्रेड कर सकता है, इसके लिए ये लोकेशन द बेस्ट है हमारे देश के लिए। दूसरे कंट्री की बात करोगे तो इतना लंबा कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशियन की तरह जो कि भारत के पास मौजूद है, तो ये कहीं ना कहीं द बेस्ट है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट स्टूडेंट, ये एरिया के दृष्टिकोण से देखो यहाँ पे रशिया सबसे ज्यादा लगभग 17.09 स्क्वायर किलोमीटर, कनाडा सेकंड है, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हमारा 3.28 के साथ क्या है 7वें नंबर पे है। तो ये 7 सबसे बड़े देश है। इसका चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बुक में तो दिया ही होगा। अब देखो भारत के कांटेक्ट की बात करोगे, ध्यान देना, भारत के अगर रिलेशन की बात करोगे अदर कंट्रीज के साथ तो आपको देखने को मिलेगा क्या इसकी रिलेशन हमारे देश का दूसरे देशों के साथ बेस्ट है। बहुत सारे आपके एंशिएंट टाइम में ट्रैवलर्स जो हमारे देश के अंदर आए हैं और यहाँ से अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन ले गए हैं, प्लस हमारे देश को इंफॉर्मेशन दे गए हैं। हमारे देश का उपनिषद है, रामायण है, पंचतत्व, या फिर बहुत सारी चीजें, डेसिमल सिस्टम, हमने बहुत सारी चीजों का भी आविष्कार किया जिसको पूरे वर्ल्ड ने आज के डेट में एक्सेप्ट किया। हमारे देश की बात में यहाँ पे मसाले हैं, मुस्लिम से या फिर दूसरे भी बहुत सारे सामान जो है अदर अदर कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया गया। तो कहने का मतलब हमारा देश जो स्टार्टिंग से ही पूरे वर्ल्ड में जो था वो फेमस रहा। अब नीचे जाओगे तो हमारे देश के पड़ोसी देशों के नाम तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। हमारे देश के पड़ोसी देश की बात करोगे तो लगभग आप देख रहे हो कि 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरी यहाँ पे दिया, लेकिन ये पुराना हो गया। अभी 1 साल पहले 29 स्टेट और 7 था, अब क्या हुआ 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटोरीज हो गए। क्यों? बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर को ब्रेक करके जम्मू कश्मीर एक और ले लद्दाख दूसरा, 2 यूनियन टेरिटोरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 28 स्टेट प्लस 9 यूनियन टेरिटोरीज आपके देश में हो चुके हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करोगे तो देखो यहाँ पे भारत अपना बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है। तो सपोज करो कि देखो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना जो है वो, चाइना, नेपाल, भूटान जो है वो नॉर्थ में है, म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में है, और साउदर्न नेबर की बात करें तो समुद्र के उस पार ये लोग हैं, जिसमें आपके 2 आइलैंड कंट्री, जिसमें श्रीलंका को भी जानते हैं आप लोग, श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका, ये बताओ कि श्रीलंका को आजादी कब मिली थी, किस ईयर श्रीलंका आजाद हुआ था? एनीबॉडी? नाइनटीन 48। ओके बहुत अच्छा, 1948 में। तो श्रीलंका की बात करोगे तो एक चैनल है यहाँ पे, टिक आउट कर लेना। देखो श्रीलंका हमारे देश से अलग है, एक नैरो चैनल, देखो यहाँ पे श्रीलंका और ये भारत है, इसके बीच में देखो यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है। तो ये जो चैनल है इसको हम लोग बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनर, ठीक है। जबकि मालदीव की बात करोगे, आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है साउथ, लक्षद्वीप हमारा जो है उसके साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो भारत की बात करो तो इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड, भारत का जो अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन हमेशा द बेस्ट रहा है। आज के में चाइना की तरफ, एक तरफ तुम अपने चाइना के साथ रिलेशन देख लो, एक तरफ पाकिस्तान के साथ रिलेशन देख लो, अब तो इधर नेपाल वाला भी चिल्ला रहा है कि बिहार हमारा ही है। तो भारत का गजब का रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ, ये सारे पड़ोसी हिंदुस्तान के हर पार्ट को अपना ही कहते हैं।
नहीं, इधर चाइना बता देता कि लेह लद्दाख, ये चाइना बताता कि अरुणाचल प्रदेश हमारे में है, उधर पाकिस्तान बताता है क्या कि कश्मीर हमारा है। अब इधर नेपाल भी चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या बोलता है नेपाल? नेपाल का स्टेटमेंट क्या आता है? नेपाल का स्टेटमेंट आता है भैया बड़ा सिंपल था कि भैया बिहार भी हमारा ही है। तो कहने का मतलब अब जो है पड़ोसी देश उतने वेल मेंटेन नहीं है जो पहले के टाइम में थे। तो इसके लिए भी वर्कआउट हम लोग करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को जानने के पहले मैं आपको फिर से एक शॉर्ट रिवीजन में करा दूं, ध्यान देना। तो मैं आपको बता दूं कि देखो भारत का सिविलाइजेशन लोकेशन की बात करो पहले, तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अवेलेबल है, ठीक है। भारत का जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो हिंदुस्तान को दो बराबर भागों में बांट देता है। और आपके जो आइलैंड ग्रुप है वो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये आपके आइलैंड है, ठीक है। भारत के एरिया की बात करो तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। और भारत के टोटल जो एरियाज है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया जो हमारे हिंदुस्तान का है। भारत सातवां सबसे बड़ा देश है एरिया के दृष्टिकोण से। लगभग इसकी टोटल लेंथ जो है वो 15,200 किलोमीटर में है। और इसका कोस्टल एरिया जो है वो 7516.6 किलोमीटर में है, ठीक है। इसके बाद आप बात कीजिएगा तो भारत को वर्ल्ड के साथ अगर कंपेयर करोगे तो इंडियन लैंड मास की बात करोगे तो वो एकदम सेंट्रल लोकेशन में है वेस्ट और ईस्ट एशिया के, जो कि हमारे देश के लिए द बेस्ट है, क्योंकि हमारा देश विदेशी देशों के साथ, फॉरेनर कंट्री के साथ अच्छा ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो भारत ये एक ऐसा देश है जिसके नाम पे एक ओशियन का नाम पड़ा है, इंडियन ओशियन, ठीक है। ये भी पॉइंट आप देख रहे हो। प्लस हमारे देश की बात करो, हमारे देश ने वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया, जैसे मैं फिलोसफी की बात कर लो, दशमलव दिया, मैथमेटिक्स में भी दिया, रामायण महाभारत इस तरह के वर्ड्स दिए। और उसी देशों की बात करो तो आज के डेट में भारत के 20, पहले तो 29 स्टेट, अब 28 स्टेट्स, अब प्लस 9 यूनियन टेरिटोरीज हो चुके हैं, ठीक है। अब भारत के पड़ोसी देशों की बात करोगे तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान है, ठीक है। श्रीलंका की बात करोगे तो श्रीलंका हमारे देश से अलग है, कैसे? तो पाक स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रिप है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका देश से श्रीलंका जो है वो डिवाइडेड है। प्लस आगे आप बात करोगे तो भारत की बात करोगे तो हमारे देश का जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक अपने पड़ोसी देशों के साथ द बेस्ट है। अब प्लस भारत जो है वो सबके साथ, एशिया में जितने भी कंट्रीज है सबके साथ हिंदुस्तान खड़ा रहता है, ठीक है। तो बस ये पॉइंट्स हैं, हो जाएंगे। अब देखो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप लोग यहाँ पे चैट में आंसर कर सकते हो। ए नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट टू लैंड मास इज नोन एज, मतलब एक नैरो चैनल जो सी का है, जो कि आपके मतलब दो लैंड्स को एक दूसरे से अलग करता है, वो क्या है? पहला ऑप्शन माउंट, सेकंड ऑप्शन पास, थर्ड ऑप्शन स्ट्रेट, या फिर फोर्थ ऑप्शन वैली। फास्ट बोलो, टेल मी एवरीबॉडी। स्ट्रेट सही है, चलो ठीक है, वेरी गुड। चाइना इज डैश द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना जो है वो एरिया के दृष्टिकोण से कितने नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। चाइना 6 नंबर पे आ रहा है। शिखर क्या देखता है ये तुम? When was इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड अंडर वाटर? मतलब किस साल इंदिरा पॉइंट जो था वो पानी के नीचे चला गया भैया? चार ऑप्शन 2005, 2004, 2007, 2002। देखो यहाँ पे क्या दिया है। अच्छा, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश
द टाइम लैग इज, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने देर का, कितने टाइमिंग का डिफरेंस है? 2 आवर्स 35 मिनट, 2 आवर्स 10 मिनट, 2 आवर या फिर 2 आवर्स 15 मिनट्स? ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया? भारत का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितना एरिया फैला हुआ है? 3214, 2933, 3241 या फिर 3213 किलोमीटर? जल्दी बोलो, नॉर्थ साउथ एरिया कितना है भारत का? ऑप्शन भैया मैंने बताया आपको, फिर देखो, मैंने बताया कि नॉर्थ साउथ में भारत कितना फैला है? 3214, 2933, 3241, 3213। चलो ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? तो चार ऑप्शन, 7.68, 8.54, 3.28, 9.459। ओके, ओके अगला है, क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? 88 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 7 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 39 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? तो देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड मैंने बोला ना, इसको टिक आउट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट है, हमारे देश का लैंड एक्सटेंड कहां से कहां तक किया, इसको टिक आउट करिए पहले आप लोग। भारत का जो लैंड एक्सटेंड किया है वो आपका लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। एंड लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो 38 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसको टिक आउट करो, इसको पेंसिल से टिक कीजिए इसको। Which country share land boundaries with India in the west? वेस्ट डायरेक्शन में भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है? चार ऑप्शन, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। जल्दी बोलो फास्ट, वेस्ट में कौन है? भारत के वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान।
ओके, पाकिस्तान अफगानिस्तान कर सकते हैं हम लोग। व्हाट इज आईएसटी? आईएसटी क्या है? इंडियन स्टेबल टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टेबलाइज टाइम या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? फास्ट, एबीसीडी। अच्छा, इंडिया लाइज इन विच ऑफ द हेमिस्फीयर? भारत किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? साउदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न वेस्टर्न या फिर साउदर्न वेस्टर्न? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज? भारत का टोटल कोस्टल एरियाज कितना है, कोस्टल लाइन कितना है? ऑप्शन 7,156.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 7,651.6 किलोमीटर, 7,566.6 किलोमीटर। फास्ट। 7,516.6 किलोमीटर, चलो सही है। इंडिया हैज गॉट डैश नंबर ऑफ स्टेट्स एंड डैश नंबर ऑफ यूनियन टेरिटोरी? भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं? ऑप्शन देखो, 28 स्टेट्स 5 यूनियन टेरिटोरीज, 27 स्टेट 7 यूनियन टेरिटोरीज, 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटोरीज या फिर 28 स्टेट 7 यूनियन टेरिटोरीज। फास्ट। फास्ट, टेल मी। अब्दुल्ला, ऑप्शन में तुम डी लिखा है जी, कोई भी ऑप्शन सही होगा। 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज आपके सही हो जाएंगे, हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये तो हुआ चैप्टर आपका फर्स्ट, ठीक है। अब एक हम लोग काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं और क्वेश्चन का आंसर जिसको जिसको पूरा मिक्स करके मैं पूछ रहा हूँ, टोटल एवरीथिंग, जिसको जिसको आंसर्स पते होंगे आप लोग हैंड को रेज करेंगे और आंसर्स देते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग अनम्यूट होकर भी आंसर दे सकते हैं। तो देखो मेरा पहला क्वेश्चन जो होगा, तो इसको एक बार रिकैप कर लेना आप लोग, जियोग्राफी का चैप्टर जो है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों पे वर्कआउट कर रहा हूँ, आप लोग आंसर अनम्यूट होकर आप लोग आंसर करोगे। देखो मेरा पहला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा हिस्ट्री बहुत दिन हुआ, उसको भी हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और वर्कआउट करते आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन विच ईयर? रेज योर हैंड्स।
क्वेश्चन फिर से, लुइस 16 became the king of France in which year? रेज योर हैंड्स, हैंड्स को रेज करो। ओके अंशु, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नहीं आया, आवाज नहीं आ रही है। चलो फराज, 1774। चलो ठीक है, ओके। ये बताओ, फ्रॉम विच डायनेस्टी ही बिलोंग टू? वो किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था? डायनेस्टी उसका क्या था? रेज योर हैंड्स। अनुष्का, ओके अंशु बताओ आंसर। बॉर्बन डायनेस्टी। चलो ठीक है, ओके। ये बताओ, उसने अपने सोसाइटी को, ध्यान देना, अपने सोसाइटी को उसने कितने स्टेट में बांटा था और कौन कौन से स्टेट थे? फास्ट, रेज योर हैंड्स। चलो अगमय, अगमय प्रताप सिंह, अगमय आवाज जा रही है मेरी आपको? अगमय आपको मेरी आवाज जा रही है? शिखर, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ये बताओ, कि आगे चल के थर्ड स्टेट से भी दो टुकड़े हुए, एक्टिव और पैसिव सिटीजन, दोनों में डिफरेंस क्या था? एक्टिव पैसिव सिटीजन में डिफरेंस क्या था? रेज योर हैंड्स फास्ट। अगमय को मेरी आवाज नहीं जा रही है। अनुष्का आप बताओ, एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस था? अच्छा विनायक श्री, वो सब हिस्ट्री भूल गया क्या रे भाई? हिस्ट्री सब भूल गए हैं? अंशु बोलो। Active citizens were allowed to vote, while passive citizens were no voting rights. मतलब rich men were called active citizen and they did have voting and political rights, while passive, in which female, poor male were just available and they didn't have any type of rights, उनके पास कोई right नहीं था। चलो ठीक है, ओके। ये बताओ, नेशनल असेंबली कब बना था? हैंड्स को रेज करो। ये बताओ, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई किया था? एनीबॉडी? ओह नो, 1791। ओके, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव? जो कॉन्स्टिट्यूशन को 1791 में नेशनल असेंबली ने अप्लाई किया, उसका मेन टारगेट क्या था? मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था?
ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बताओ, अंशु आंसर बोलो। The main objective was to control the power of king. एक्सेलेंट, टू कंट्रोल द पावर ऑफ किंग। किंग का जो पावर था उसको कंट्रोल करना था। एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, फोकस कीजिएगा कि 1793 टू 94 एक साल के लिए राजा कौन बना था? हु बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस बिटवीन 93 टू 94? फास्ट रेज योर हैंड्स। अगमय प्रताप सिंह, अगमय प्रताप सिंह, शिखर बोलो। Maximilian Robespierre. मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ओके स्टूडेंट, मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ कि ये जो 1 ईयर था इसको रेन ऑफ टेरर कहा गया, आतंक का साम्राज्य कहा गया, आखिर क्यों? नाइनटी थ्री टू 94 एक साल के लिए जो राजा बना उस रेन को, मतलब उस रीजन को टेरर कहा गया, आतंक। आखिर क्यों? एनीवन? रेज योर हैंड्स। क्योंकि रूल्स वेयर वेरी स्ट्रिक्ट, मैंने ही अप्लाइड किया प्योर ऑटोक्रेटिक सिस्टम देयर। ओके चलो ठीक है। ये बताओ स्टूडेंट, नेपोलियन जो था वो फ्रांस का राजा कब बना? हैंड्स को रेज करो। चलो अंशु। ओके 1804 सही है। अब्दुल्ला 1784 तुमको कौन बता दिया है? यस मैं देख रहा हूं आप लोग के रिप्लाई। आयुष मैं देख रहा हूं, तुम्हारा ग्रामर ठीक नहीं हो रहा है। आर यू सी आवर रिप्लाई? आर के बाद गिवन लगाता है। टेंस फोकस करो। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये बताओ, हिस्ट्री को छोड़ के थोड़ा एक कदम आगे बढ़े हम लोग। तो पालमपुर एज यू नो दैट इज एन इमेजिनरी विलेज, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइडियल विलेज। इसको आइडियल विलेज के रूप में भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या? Why Palampur is considered as an ideal village? Anybody? Raise your hands. Shikhar. Because it has all the facilities such as hospitals, schools, and all the modern facilities
It has. ओके अंशु। Palampur is called an ideal village because it is well connected with neighboring villages and towns, and it has primary school and primary health care center. ओके चलो And tubes and अंशु के पास नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट का मैं पॉइंट तुमको दिखाना चाहूंगा। देखो मेरा ये जो कर्सर आप देख रहे होगे माउस का, इसको देखो यहाँ पे कि डू यू नो में दिया हुआ है कि सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल को 1869 में ओपन किया गया था। इसके बाद भारत का जो डिस्टेंस था यूरोप के बाद वो लगभग 7000 किलोमीटर घटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वेज कैनल को 1869 में ओपन किया गया था जिसने भारत को यूरोप के साथ बहुत ही नजदीक लाया। लगभग 7000 किलोमीटर का दूरी जो है वो घट गया। इसको भी टिक आउट कर लेना आप लोग। ओके, ये बताओ कि पालमपुर में 2 तरह की एक्टिविटियां होती हैं, कौन कौन? दो तरह की कौन कौन एक्टिविटियां होती हैं? शिखर। ओके Farming and non-farming activity. चलो ठीक है। अब्दुल्ला, दोनों में डिफरेंस बताओ। चलो ओके ओके, ये बताओ हाउ द पीपल ऑफ पालमपुर हाउ डू द पीपल ऑफ पालमपुर यूज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट्स पालमपुर के लोगों ने कैसे उठाया? फास्ट रेज योर हैंड्स। importance of इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। पालमपुर के लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का यूज कैसे करना शुरू किया? शिखर। They use electricity to run their tube wells to irrigate such a large land. अंशु। tubes to irrigate the land and for small businesses. अंशु के पास नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। चलो ये सब तो अच्छा, ये बताओ
कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर क्या हुआ? एनीबडी? इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन आवर फार्मर्स? Anyone raise your hands? Nobody? ओ भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से शिकार बोलो। Sir, soil infertility, soil erosion, sir, pollution in underground water. तो प्रभु, मैं फायदे की बात करो तो मेरे को नुकसान ऐड करा रहा है। और कोई? Sir, it helps in to remove the starvation of people. ये मतलब कि आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन आवर फार्मर गॉट क्या चेंज? एक बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दिया, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, रिडक्शन इन इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, क्लोजिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रूरल एम्प्लॉयमेंट। ओके, चलो ये भी सही है। चलो थोड़ा बहुत सिविक्स की तरफ हम लोग घूम ले, थोड़ा टहल लेते हैं। तो सिविक्स की तरफ अगर चलोगे थोड़ा सा, तो ये मेरे को बताओ कि इंडिया adopted constitutions, why? मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या? संविधान क्यों इंपॉर्टेंट है? Anybody raise your hands? ओके, अंशु बताओ। Generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds. अंशु के पास नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम। It generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. मैंने ओके, चलो ठीक है अंशु, म्यूट योरसेल्फ। आपके पास नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। एनीवन? एनीबडी?
मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब्दुल्ला आंसर दो। अब्दुल्ला आंसर करिए। Yes, sir. आंसर दीजिए। It is a set of rules and regulation which places the government power in the hands of citizens. It is also important to protect the individual freedom and fundamental principles to govern a society or a country. ये बताओ, अब आंसर बताइए आपकी। इंडिया एज ए सोवरेन कंट्री, हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री? रेज योर हैंड्स। हाउ इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री? रेज योर हैंड्स। बोलो शिखर। Because India did not need to take any advice from other country on the internal decisions. They take their decision by their own. कि मतलब इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री because India doesn't need any मतलब any external force, any external power cannot force over our government to take any decision. Our country is independent. चलो ठीक है, ओके। ये बताओ, how is India a secular country? Raise your hands. Raise your hands. ओके, शिखर बताइए। शिखर बताओ। ये अपने क्लास को किया अपने कैसे ओके। आपने आंसर नहीं बताया मेरे को। मैंने आंसर बताया, क्वेश्चन पूछा मैंने। अंशु क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज आवर कंट्री अ सेकुलर कंट्री? हम कैसे बोल सकते कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री? अंशु, Because citizens have complete freedom to follow any religion. There is no any official religion in India. Government treats all religions equally.
ओके, वेरी गुड। अब ये बताओ, एक मेरे को और क्वेश्चन का आंसर दे दो कि व्हाट यू मीन बाय कम्युनल स्टेट। कम्युनल स्टेट क्या है? Communal states have their own religion. हाँ, एग्जाम्पल बताओ एक कम्युनल स्टेट का। Pakistan. पाकिस्तान कम्युनल नहीं है, मतलब पेपर पे वो सेक्युलर है। कम्युनल की बात करोगे तो आप चले जाओगे सऊदी अरब, चले जाओगे श्रीलंका। अच्छा ये बताओ मेरे को, हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है? रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स। चलो शिखर। Because here citizens have the rights, like they can choose their own representatives. They are consulted before taking any decision. They have equal rights, uh, equal rights and access, equal opportunity. They ओके, ये बताओ मेरे को, अंशु आप बताइए इसी क्वेश्चन को। A form of government where people enjoy equal political rights and elect their rulers through election. ओके 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 ओके। अच्छा ये बताओ, इज इंडिया अ रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिकन कंट्री, यस और नो? एनीबॉडी? फराज। चलो अंशु। Yes, India is a republican country because the head of state is an elected person and the post is not hereditary. ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा ये बताओ, टेल मी सम राइट्स व्हिच वी हैव गॉट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। टेल मी सम राइट्स व्हिच वी हैव गॉट बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलो शिखर। शिखर आप बताएं। the right to education, right to information, right to choose any religion, right to against any exploitation, right to equality, right to freedom, right to access equal opportunity. What do you mean by right to equality? Citizens have equal right in every section, like education, in voting. Doesn't matter which caste they belongs. कि अच्छा ये बताओ, आपने एक पॉइंट बोला राइट टू इंफॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Right to information refers that every citizen of India has right to know about the work and the public affairs in our country. व्हाट इज हैपनिंग? Like
there is ये something. हाँ बोलिए। अच्छा ये मेरे को बताओ, राइट टू स्पीक मीन्स व्हाट? Sir, राइट टू स्पीक का मतलब? we are independent to keep our opinion in the on front of the government. We have, okay. अच्छा ये एक और राइट है, राइट टू फ्रीडम, नहीं समझा मैं। एनीवन? राइट टू फ्रीडम, एनीवन? अंशु, आयुष, आयुष कुमार, अंशु, शिखर, कोई भी, एनीबॉडी? अनुष्का, शिखर बताओ। Sir, it refers to under right to freedom. There is a right to speech, right to practice any profession, any occupation. Freedom means you have freedom to think according to your own mental skill, but in a positive manner. And you have also right to express your thoughts in a positive manner. पॉजिटिव चीजें हैं तो आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, आप कुछ सोच भी सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स हैं और मुझे लगता है कि इसमें अब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग नेक्स्ट डे जियोग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है, फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे। नोट्स बन जाएगा ना कि सेंड करना पड़ेगा मेरे को? बन जाएगा आप लोगों से? एवरीवन? अनुष्का, अनुष्का, आर यू गेटिंग मी? आपने नोट्स बना लिया है ना? तो आप ग्रुप में सेंड करोगे, जो नोट्स है उसका पिक लेके आप ग्रुप में सेंड करिए। ओके देखो यहाँ पे आप एवरीबॉडी, अनुष्का जो है उन्होंने नोट्स बनाया गया है, उनसे बनवाया गया, वो बनाई है, वो नोट्स आपको सेंड कर दिया जा रहा है, आप लोग उससे कंप्लीट कर लोगे। हो जाएगा सबका एवरीबॉडी? शिखर हो जाएगा? एवरीवन? अंशु, आयुष, सबको मिल जाएगा, वहां से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। अनुष्का सेंड कर देंगे। अनुष्का सबका तरीके से पेज नंबर डाल देना, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। अनुष्का लेसन 2 का भी नोट्स तैयार है आपका? अनुष्का फिजिकल फीचर्स का नोट्स बना लिया आपने? बनाया गया कि नहीं? ओके तो सेकेंड चैप्टर का भी पहला फर्स्ट चैप्टर का नोट्स पेज नंबर दे दे रहा ऊपर 1 2 3 4 5। स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। और फिर जब सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर भी लिख लेना उसका, फिर उसका पेज नंबर 1 2 3 4 5 और उसको करके दोनों को सेंड कर दीजिए आप ग्रुप में। हो जाएगा? तो एवरीबॉडी ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स आप लोग कर लेंगे, सेकंड का भी कर लेंगे। हम लोग अगले क्लास में आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ही पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर डन हो जाएगा एवरीबॉडी? चलो ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या एक ब्रेक ले सकते हैं?
ब्रेक लें। ओके स्टूडेंट, ओके गुड डे। तो आप लोग इसका पूरा नोट्स कंप्लीट करो, तरीके से कंप्लीट कीजिए नोट्स, ठीक है। हम लोग अगला जो हमारा क्लास हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वर्कआउट करेंगे। तब तक इसका नोट्स, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ट्रिक आउट लगाया, ओके नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। मुझे पता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, प्लस जब रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तो नोट्स आप तरीके से सेंड कर देना, पेज नंबर करके अनुष्का, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और लेसन 1 2 दोनों का भेज दीजिए, और लेसन 2 हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। गुड डे।